हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ओहम्स लॉ क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है और उसके अंदर जो भी फैक्टर्स है, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और ओहम्स लॉ का डेरिवेशन। और ओहम्स लॉ की दो फॉर्म होती है, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, मींस पॉइंट फॉर्म। अब वो दोनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ओहम्स लॉ है वो जॉर्ज साइमन ओहम ने दिया था। मींस ये जो ओहम है ये एक साइंटिस्ट का ही नाम है, जिसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओहम। और इसने ये जो ओहम्स लॉ दिया था वो 1827 के अंदर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ओहम्स लॉ होता क्या है। अब ओहम्स लॉ एक्चुअल में हम रियल लाइफ के अंदर कहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम किसी भी फैन की ही स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी नोब होती है उसको हम 1 पे कर देंगे। अगर 2 पे करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, 3 पे करेंगे तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ओहम्स लॉ होता है। या फिर जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर बैटरी लगी होती है, स्टेबलाइजर जिसको हम बोलते हैं, वो जो स्टेबलाइजर होता है जो आज के टाइम पे ऑटोमेटिक ही होता है, तो उस स्टेबलाइजर के अंदर भी क्या होता था कि हम उसके ऊपर जो नोब होती थी उसके थ्रू हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ओहम्स लॉ मतलब कि जो फैन की नोब होती है वो जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करती है वो ओहम्स लॉ होता है। और जो ओहम्स लॉ है वो है क्या, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहां पर हम करंट दे रहे हैं वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस बैटरी से हम वो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब अगर करंट कम है तो हम क्या बोलेंगे कि जो बैटरी है वो छोटी है, या फिर जो बैटरी है वो कम वोल्टेज से करंट प्रोवाइड कर रही है। अगर हमें बहुत ज्यादा करंट मिल रहा है तो इसका मतलब या तो ये होगा कि बैटरी बहुत बड़ी है, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी बोल सकते हैं। छोटी बड़ी बैटरी से मतलब है ज्यादा वोल्टेज से। तो यहाँ पर बेसिकली ओहम्स लॉ की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट flowing through a conductor is directly proportional to applied voltage या फिर potential difference, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि voltage directly proportional to current। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा वोल्टेज होगी। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। इस डेफिनेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कीपिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट। अगर हम ये लाइन ऐड नहीं करेंगे तो ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट होगी। मींस इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये परफेक्टली ओहम्स लॉ की डेफिनेशन हो गई है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ओहम्स लॉ है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। जैसे कि जब हम किसी भी ऑपरेटर्स के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आएगा, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर प्रेशर हो गया तो वॉल्यूम लगा लो, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ह्यूमिडिटी मीन्स उसकी जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है वो, इसके जैसे और भी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मतलब वहां पर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगा इसमें, कीपिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आएगा आर, और यहाँ पर जो आर है उसको हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आर है एक्चुअल में, वैसे तो हमने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, किसकी जगह आया है, ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल की जगह। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या नाम होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कांस्टेंट।
मतलब जो ओहम्स लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी भी पैरामीटर की वजह से, किसी भी क्वांटिटी की वजह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया, अगर आर ही चेंज हो गया, तो मतलब वहां पर अब ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसकी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन, अब जो डेरिवेशन है उससे पहले हम एक पॉइंट और बता देते हैं। ओहम्स लॉ की अभी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में दो फॉर्म होती है, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। अब जो स्केलर फॉर्म होती है वो यही वाली है, ये ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म, ठीक है। स्केलर फॉर्म का मतलब क्या है कि यहां पर हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन अगर हमें काउंट करने तो उसके लिए हम ओहम्स लॉ की सेकंड फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो ये ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म होगी। डेरिवेशन के अंदर अब देखो, बेसिकली ओहम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, वोल्टेज और करंट। दो ही चीजें, तो ओहम्स लॉ का मतलब वोल्टेज और करंट। तो यहां पर हमें डिराइव क्या करना है, वोल्टेज और करंट में रिलेशन। तो हमारे पास एक रिलेशन है, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन number of electron E, charge on electron A, area of conductor VD is the drift velocity of electron। ये हम अपने सेकेंड लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रट्टा नहीं मानना, बस ये ध्यान रखना कि हमें करंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया करंट, तो करंट से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, रिलेशन के अंदर वोल्टेज होनी चाहिए और करंट, और बाकी सारी टर्म्स आर नहीं कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आई तो है लेकिन वोल्टेज तो है ही नहीं। तो इनमें से ये देखो कि कौन सी टर्म को हम चेंज कर सकते हैं। कौन सी टर्म को चेंज कर सकते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो चेंज करो, एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई, हाँ आगे, टाउ डिवाइड बाई एम। ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ठीक है। तो अब देखो, यहां से एन ई दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए। टाउ को आगे ले आओ, डिवाइड बाई एम, और ई को लास्ट में रख लो। ई को लास्ट में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वोल्टेज, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। एक्चुअल में वो रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और इसको हम लिख क्या सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल, और R क्या है, डिस्टेंस। तो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल का V, और डिस्टेंस क्या होगी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर की लेंथ, और कंडक्टर की लेंथ क्या है, L। तो यहां पर देखो I इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I के साथ कांस्टेंट आना चाहिए और V एक साइड में अकेला होना चाहिए। तो V को इस साइड में अकेला छोड़ना है हमें, तो बाकी सारी टर्म्स को I की साइड ले जाओ। I यहां से ML डिनोमिनेटर में, इस साइड आके न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई N E स्क्वायर A टाउ। ये आ गया V इज इक्वल टू दिस टर्म। अब यहां से देखो, इस पूरी टर्म को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। क्यों मानेंगे कांस्टेंट, क्योंकि M क्या है, मास कांस्टेंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक बार जब हम किसी भी कंडक्टर पर ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे उसकी लेंथ क्या रहेगी, सेम।
ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। तो सारी टर्म्स क्या है, ये कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो इसको कांस्टेंट को हम एक नया नाम दे देंगे R, और ये आ गया हमारा ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये हमारा ओहम्स लॉ का डेरिवेशन है। कौन सी फॉर्म का है, स्केलर फॉर्म का डेरिवेशन है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, जिसका यूज हम आगे भी करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, वो क्या है, R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी होगी, ml डिवाइड बाई n² a टाउ। अगर इसको याद रख सकते हो तो याद भी रखना है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है ये टर्म्स। अब रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम स्टडी कर लेते एक बार। ये सिंपल ओहम्स लॉ था, ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म थी। ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है ओहम्स लॉ की, ओहम्स लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। अब डायोड्स और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, मतलब कि जो 9th यूनिट होगी सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो वहां पर उन यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, वन। तो जिनमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब अगर हमने वो एलिमेंट सर्किट में लगा दिया और बैटरी लगा दी और करंट फ्लो कर गया, अगर हम बैटरी की डायरेक्शन उल्टी कर दे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा वहां पर। तो बैटरी की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी हमने। तो जो कोई भी जितने भी यूनिलेटरल एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, हाई करंट हो सकता है, बहुत हाई हो जाएगा और उस हाई के ऊपर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ऑपरेटर्स खराब हो सकता है। तो एटेस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम स्टडी करेंगे हम अपनी 9th यूनिट के अंदर। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि ये यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब वहां पर ओहम्स लॉ फेल हो जाता है। यूनिलेटरल का मतलब जिसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे फॉरवर्ड में फ्लो कर गया, रिवर्स करते ही करंट फ्लो नहीं करेगा, जो रीडिंग होगी एमीटर की वो 0 शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज कंडक्टर्स फॉर विच V and I curve is नॉन लीनियर। अब जरूरी नहीं है सारे के सारे कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को फॉलो करें, कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर V और I का कर्व नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर का मतलब जैसे V और I है, एक्चुअल में होना चाहिए था कर्व एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास होगी, बट अगर हम देखें और कर्व आ जाए इस तरह से, क्यों आ जाएगा, कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, टेम्परेचर हाई हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तो किसी भी वे से अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो VI कर्व है वो नॉन लीनियर आ जाए तो वहां पर भी ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो ओहम्स लॉ होता है वो सारे कंडक्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जिन कंडक्टर्स पर ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है उनको हम बोलते हैं ओहोमिक कंडक्टर, और जिन पर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओहोमिक कंडक्टर। थर्ड है नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई टेम्परेचर, मतलब अब ये जो पॉइंट है वही हो गया कि कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, कि अगर हम ओहम्स लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से क्या है, टेम्परेचर अगर ये बोल दे हाई टेम्परेचर बट कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर हम नहीं ले सकते ओहम्स लॉ के अंदर। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन ओहम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट है
अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वैसे तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आएगा रो एल बाई ए। यहाँ पे आर का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंस और रो फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर, कोई भी मटेरियल है, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी, नेचर पे भी और टेम्परेचर पे भी। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिर्फ नेचर होती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर हम एक्चुअल में रेजिस्टिविटी को समझे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का मतलब नेचर। जैसे हमने एक वर्ड यूज किया प्लास्टिक और एक वर्ड यूज किया आयरन, एक प्लेटिनम, गोल्ड। तो नाम लिखते ही हमारे माइंड में क्या होता है कि प्लास्टिक अलग है, आयरन अलग है और गोल्ड अलग है, प्लेटिनम अलग है। तो ये सारे मटेरियल्स अलग अलग हैं। तो मतलब जो वो अलग अलग, वो उनका जो नेचर होता है ना, उस नेचर को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंपली मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करेगी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क्स के अंदर कि हमने क्या लिया, लेंथ को चेंज कर दिया, एरिया को चेंज कर दिया, ठीक है, लेंथ भी चेंज कर दी, एरिया भी चेंज कर दिया, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी में चेंज बताओ। तो अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी वही होगी जो पहले थी। अगर हम लेंथ और एरिया को चेंज कर रहे हैं तो उससे अब प्लास्टिक है, उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे वो आयरन तो नहीं बन जाएगा, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगा। तो मतलब उसका जो नेचर है वो तो सेम ही रहता है। तो ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। अब यहां से रो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। ओम जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट ओम, एरिया की मीटर के, लेंथ की मीटर। तो रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब 1/r, उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। बाकी इसकी यूनिट्स जो होगी हम एमसीक्यू के अंदर देखेंगे। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोलेंगे, कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर इसको हम बोलते पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी। पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी, इसका तीसरा नाम होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ
ओहम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये किसी भी नाम से हमारे एग्जाम के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ को स्टडी करने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि इसके आज जो लास्ट का फॉर्मूला बनेगा वो होगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो किसका इनवर्स होती है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये J क्या है, अब इसको देखते हैं हम। J होगा करंट डेंसिटी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते इस टर्म को पहले। करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डिवाइड बाय एरिया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे ओहम्स लॉ को अगर हम सिंपली बोल दे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। हमें क्या बोलना पड़ेगा, कीपिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट। तो ये भी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट करने के लिए हम एक लाइन ऐड करेंगे, इट इज डिफाइंड एज करंट डिवाइड बाय एरिया व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लिख देते हैं यहां पे व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ एरिया लिया, एरिया वेक्टर नहीं लिया, ओनली एरिया, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अंदर हमने करंट को फ्लो करवा दिया। अब देखो ये जो मार्कर है, ठीक है, ये जो मार्कर है इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये छोटे गोल गोल ऐसे राउंड राउंड से बहुत सारे पार्ट्स है जिनको ज्वाइन करके हमने मार्कर बना दिया, ठीक है। मतलब जैसे ये रिंग हो गई, एक रिंग ये वाली हो गई, ऐसे ही दूसरी रिंग यहाँ पे दी, फिर तीसरी रिंग, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। तो यहाँ पर भी हम बीच में एक ऐसा ही एरिया कंसीडर कर लेंगे, ये एरिया लेके, मतलब इस कंडक्टर का कोई भी बीच का पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, एक सॉलिड कंडक्टर है ये, ठीक है। अब एरिया वेक्टर हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही उसका एरिया वेक्टर होता है। अब परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, तो हमें लेना है बाहर वाला, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। जब किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, वो उसका एरिया वेक्टर बन जाता है, मतलब उस एरिया की डायरेक्शन को शो करता है। वैसे तो एरिया क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, बट कुछ टर्म्स को, कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए हम एरिया को एज ए वेक्टर कंसीडर करते हैं और उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब अगर ये हमारा एरिया ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन में इसी तरफ होगा। ऐसे पकड़ा हमने, करंट भी वहां पर जा रहा है और ये परपेंडिकुलर भी वहां पर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसको मान लो ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, जो कहां पर है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही पॉइंट मैंने यहां पर बता दी इसको अंडरलाइन करते हुए कि ये एरिया है, एरिया वेक्टर नहीं है। एरिया तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, करंट के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। बट अगर हम एरिया वेक्टर ले तो वो क्या होगा, when the area vector is in the direction of current, in the direction, करंट की डायरेक्शन। तो ध्यान से लिखना, अगर सिर्फ एरिया लिखोगे तो परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर लिखोगे तो एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ऐसे अब मान लो ये जो एरिया है इसको हमने चेंज कर दिया, मतलब इस एरिया को मैं ऐसे इस पोजीशन में ले ही नहीं रही हूं, हमने टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने का मतलब
ऐसे ले लिया हमने इस एरिया वेक्टर को, क्योंकि हमारी मर्जी है, सॉलिड है। हम जो पीस कट करेंगे वो जरूरी नहीं ऐसे करें, हम तिरछा कट कर देंगे तो वो भी तो एरिया ही है कंडक्टर का। ऐसे हो गया। अब देखो ये वाला जो एरिया है ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो देखो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो अब इसका देखो, अगर मैं इस सरफेस को टेढ़ा कर रही हूं, करंट हमारा जा रहा है उस तरफ, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन हमारा एरिया वेक्टर हो गया इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया अब की बार ये वाला एरिया वेक्टर ए। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, अब ये जो सरफेस हमने लिया है वो सरफेस सीधा की बजाय हमने टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा करने से एरिया वेक्टर घूम गया, नीचे गिर गया, और वो करंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा। बट हमने तो क्या लिया, एरिया अगर वेक्टर लिया तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एरिया वेक्टर को हमें करंट की डायरेक्शन में लेना है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। जो एरिया वेक्टर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो यहां पर बनेगा जो कितना होगा ए कोस थीटा, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा। तो अब एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट जो है ए कोस थीटा वो करंट की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा। मतलब अब यहां पर जे को कैसे लिखेंगे, करंट डिवाइड बाई एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, ए कोस ऑफ थीटा, ए कोस ऑफ थीटा। यहां से इसको रिमूव कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए कोस थीटा। इस केस में सिंपली क्या था, जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, सिंपल, ठीक है। बट अगर एरिया वेक्टर करंट के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब एरिया अगर करंट की डायरेक्शन में एरिया अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो सबसे पहले उसको हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बनाने का मतलब सबसे पहले उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लो, और उस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट वो लो जो करंट की डायरेक्शन में आता है। तो ये हो गया। अब यहां से करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, जे ए कोस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब कोस थीटा को अगर हमें रिमूव करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट ए वेक्टर, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। तो करंट डेंसिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, करंट डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहां पर होती है, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये करंट डेंसिटी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ के अंदर भी हम करंट से स्टार्ट करेंगे, NEAVD। अब एरिया को डिवाइड में ले आओ, क्योंकि हमें बनाना है J, और J किसके इक्वल है, करंट डेंसिटी, करंट डिवाइड बाई एरिया। तो यहां से एरिया को इसके डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे क्या बच गया, NEVD। I बाई A को हम क्या लिखेंगे, J, करंट डेंसिटी। तो यहां से J बन गया NEVD। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला पुट करो, किसके इक्वल होगा, E टाउ बाई एम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इस साइड E चाहिए, तो E को अलग रखो। तो यहाँ पे क्या बच गया, NE² टाउ बाई एम, और E जो करंट डेंसिटी है ये। अब ये टर्म क्या है, तो ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। अगर हम रेजिस्टिविटी देखें तो इस टर्म को अलग कर दो, लेंथ बाई एरिया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं m डिवाइड बाई NE² टाउ L बाई ए, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रो L बाई ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है, m डिवाइड बाई NE² टाउ। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर सकते हो, या तो सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू लर्न कर लो, फिर इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखो, ये तो इसका उल्टा है, तो मतलब E बाई रो, जे को हम क्या लिख सकते हैं, E बाई रो।
1/रो किसके इक्वल होता है? सिग्मा। तो जे किसके इक्वल आ गया? सिग्मा ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और जे भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अब ये स्टार्टिंग से वेक्टर रख सकते हो तुम, अगर स्टार्टिंग से वेक्टर रखना है तो रख लो, ठीक है। तो ये आ गई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है। सिग्मा हो गया, ई हो गया और जे हो गया। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसका दूसरा नाम क्या होगा? पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी, और एक क्या होगा? ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये था हमारा कंप्लीट ओहम्स लॉ, उसकी स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। ओहम्स लॉ से रिलेटेड हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इज। अब जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म तो क्या थी ओहम्स लॉ की? V इज इक्वल टू आई आर। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होगी इसकी? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होगी J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर, जहाँ पे J होगा करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? अब कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम। तो 1/ओहम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स का दूसरा नाम होगा महो, उल्टा बन गया ना, OHM, ओहम, महो। और इसका एक और नाम होगा साइमन। तो इसकी कंडक्टेंस की सभी यूनिट्स क्या है? ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अदर नेम क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अदर नेम क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी, या नन ऑफ द अबोव। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम क्या बोलते हैं? रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे इसका नाम है रेजिस्टिविटी, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और सबसे फेमस नाम क्या है इसका? रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डिवाइड बाय एरिया। करंट का फॉर्मूला, करंट की यूनिट होगी एम्पियर, एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ओहम्स लॉ इज ट्रू फॉर। ओहम्स लॉ किसके लिए ट्रू है? मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। क्या लो टेम्परेचर के ऊपर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, या फिर मेटालिक कंडक्टर्स के लिए हाई टेम्परेचर पर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में, या फिर डायोड के अंदर। तो कहाँ पर? डायोड के अंदर तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा। तो ये कहाँ पर होता है? मेटालिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। जब हमारा मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर लो होगा तो उस टाइम पे वो जो मेटल है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वेयर इज ओहम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। ओहम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है? ओहम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है? डायोड्स के अंदर। ओहम्स लॉ उन ऑल अपरेटस के ऊपर काम नहीं करता जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे डायोड है, डायोड में करंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता। या फिर हम बोलेंगे कि माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं।
मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वहाँ पर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ओहम्स लॉ कार्बन की रेजिस्टेंस पे भी, कॉपर की वायर पे भी, टंगस्टन की वायर पे भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स भी कर देंगे तो भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन डायोड में करंट फ्लो नहीं करता है। तो ओहम्स लॉ डायोड के अंदर और ट्रांजिस्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, two resistors R1 and R2 with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are connected in series। इनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब हम सबसे पहले इनको सीरीज के अंदर पुट कर लेते हैं। दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, एक की वैल्यू है 5 ओम, दूसरे की है 10 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इनमें से जो R1 रेजिस्टेंस है, द वोल्टेज अक्रॉस R1 इज 4 वोल्ट। R1 मीन्स 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 4 वोल्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस R2? R2 में से करंट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे करंट कितना होगा? अगर R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर 4 वोल्ट है, हमें नहीं पता यहाँ पे बैटरी कितने की होगी, ठीक है, हम बैटरी को V मान लेते हैं। तो अब हमें सीरीज में ये पता है कि सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है। तो जितना करंट इसमें से पास होगा, जितना करंट इस वाले रेजिस्टेंस में से पास होगा, उतना ही करंट R2 में से पास होगा। तो सबसे पहले 5 ओम में से करंट देखते। करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V डिवाइड बाई R। V की वैल्यू कितनी है? 4 है, और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5। तो 4/5 यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में, वो कितना है? 4/5 एम्पियर। 4/5 एम्पियर मीन्स 0.8 एम्पियर। अब सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करता, तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा उतना ही करंट R2 में से फ्लो करेगा। तो R2 में से भी कितना करंट फ्लो करेगा? 0.8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 एम्पियर flows through a conductor, the number of electron per second, टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड, विल बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो पास होंगे उस कंडक्टर के अंदर से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे, t को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा? IT और डिवाइड में E। ये किसकी वैल्यू आ गई? n की। हमें n की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो I की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये तो आ गया हमारे कैलकुलेशन। अब n की वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा के यहाँ से ऊपर 0 लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बनता है? और 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻+19। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? हमारे पास आ गया 50 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3.12। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कब वैलिड होता है? अब सबसे पहले तो देखो, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए। जिस भी कंडक्टर के ऊपर हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमेशा लो होगा, और वो जो लो टेम्परेचर है दैट शुड बी कांस्टेंट। ये ना हो कि थोड़ी देर बाद वो टेम्परेचर चेंज होता रहे, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं? V = IR।
तो यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस है कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं ओहम्स लॉ वैलिड हो तो उसके लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट भी और लो भी। तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ओहम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेमीकंडक्टर्स के लिए, डीसी सर्किट के लिए, स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए, हाई करंट के लिए। देखो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, डीसी सर्किट में भी होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस में भी होता है, हाई करंट के अंदर भी फ्लो करता है। नेक्स्ट है ओहम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ओहम्स लॉ की सिंपल फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, बट इन्होंने पूछा है कि इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी के अंदर पॉइंट फॉर्म में ओहम्स लॉ को कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इसको हम एक और तरह से भी लिखते हैं, वो कैसे होगा, J इज इक्वल टू E बाई रो, क्योंकि सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका दूसरी वैल्यू क्या होगी, J इज इक्वल टू सिग्मा E और J इज इक्वल टू E बाई रो। तो ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ भी बोलते हैं, और पॉइंट फॉर्म, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल, और बहुत स्मॉल क्या, पॉइंट फॉर्म। तो इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। और फील्ड थ्योरी के अंदर, फील्ड मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, J इज इक्वल टू सिग्मा E।